ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड एक कॉमनल अवार्ड की घोषणा करते हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को अलग से निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया गया, जिसमें एक स्पेशल प्रोविजन किया गया जहां पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर पाएंगे अलग से, और उसके साथ साथ जो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें भी वोट का अधिकार उनको मिलेगा। ये डबल वोट का अधिकार मिला था। ये पृथक निर्वाचन नहीं था, बल्कि ये स्पेशल निर्वाचन था, विशेष निर्वाचन था, जिस घोषणा के खिलाफ गांधी आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। और इस आमरण अनशन के परिणाम स्वरूप जो पूरे देश के अंदर जबरदस्त उत्तेजना फैलती है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को मजबूरीवश समझौता करना पड़ता है, और इस समझौते का नाम ही पूना पैक्ट है। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। जय भीम साथियों, जब लंदन की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, खासतौर पे सेकंड कॉन्फ्रेंस जो दिसंबर 1931 में खत्म हुई, उसमें किसी प्रकार का कोई खास निष्कर्ष नहीं निकल पाया, खास तौर पर अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के नाम पर, और अल्पसंख्यकों में भी खास तौर पे अनटचेबल्स को अधिकार देने के संदर्भ में। तो फिर सभी भारत के प्रतिनिधियों ने ये एक समझौता किया और एक तरीके से ये शपथ पत्र लिख के दिया कि आप इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनको अधिकृत किया कि आप जो इस पर निर्णय करेंगे वो हमको मान्य होगा। उन साइन करने वालों में सबसे ऊपर मोहनदास करमचंद गांधी का नाम था। लेकिन जैसे ही अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड एक कॉमनल अवार्ड की घोषणा करते हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को अलग से निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया गया, जिसमें एक स्पेशल प्रोविजन किया गया जहां पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर पाएंगे अलग से, और उसके साथ साथ जो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें भी वोट का अधिकार उनको मिलेगा। ये डबल वोट का अधिकार मिला था। ये पृथक निर्वाचन नहीं था, बल्कि ये स्पेशल निर्वाचन था, विशेष निर्वाचन था, जिस घोषणा के खिलाफ गांधी आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। और इस आमरण अनशन के परिणाम स्वरूप जो पूरे देश के अंदर जबरदस्त उत्तेजना फैलती है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को मजबूरीवश समझौता करना पड़ता है, और इस समझौते का नाम ही पूना पैक्ट है। इस पूना पैक्ट के द्वारा कॉमनल अवार्ड के द्वारा दिए गए अधिकारों को वापस लेकर एक संयुक्त निर्वाचन पद्धति को स्वीकार कर लिया जाता है। इस संयुक्त निर्वाचन पद्धति का एक जो सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं पक्ष था, वो ये था कि अब सभी लोग, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे लोग, वो रिजर्व कम्युनिटी के व्यक्ति का चुनाव करेंगे। परिणाम आप जानते हैं कि परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के अगर उस विशेष कॉन्स्टिट्यूंसी में 25% लोग हैं और 75% अलग कम्युनिटी के लोग हैं, तो 75% ही अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, अपने पसंद के प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर बाद में इस पूरे के पूरे समझौते की समीक्षा करते हुए कहते हैं कि वास्तव में मैं अपने लोगों के लिए लंदन से एक फल लेकर आया था, जिसको गांधी ने अपने लोगों को खिला दिया और उसके छिलके मेरे लोगों के मुंह पे दे मारे। वास्तव में ये उस समय पे जो 8 करोड़ लोग थे, उनके मताधिकार को पूरी तरीके से निष्प्रभावी बनाने का षड्यंत्र था। डॉक्टर अंबेडकर इस चीज का जबरदस्त विरोध करते हैं और ताउम्र इस चीज का विरोध करते रहे। उसको वो मोन्यूमेंटल ब्लंडर के रूप में कहते हैं, और कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को इस गलती को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन काल में भी डॉक्टर अंबेडकर ने खास तौर पे 3-4 महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसके द्वारा वो पूना पैक्ट के दुष्प्रभाव को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, जैसे 1948 में लखनऊ में का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, पिछड़े वर्ग सम्मेलन हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि ये लोग अगर साथ आ जाते हैं तो बड़े बड़े राजनेता, कांग्रेस के बड़े बड़े राजनेता आपके पैरों के जूतों के फीते बांधने में गर्व महसूस करेंगे, जिसपे काफी विवाद होता। और उस समय पे कांग्रेस, खासतौर पे नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में इस बात को लेकर काफी मनमुटाव भी डेवलप होता है। फिर 1951 में जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार कर रहा था, उस समय पर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अगर बैकवर्ड क्लासेस के लोग और अनुसूचित जनजाति के लोग चाहते हैं तो मैं अपनी इस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नाम बैकवर्ड
क्लास फेडरेशन रख सकता हूँ। बैकवर्ड क्लास फेडरेशन का मतलब है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी तीनों मिलकर आ जाएंगे इसके अंदर। उसी समय पे जब डॉक्टर अंबेडकर पाकिस्तान के बारे में अपनी किताब लिखते हैं तो वो कहते हैं कि वास्तव में विभाजन किसी भी अल्पसंख्यक समूह के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा ये होगा कि जो माइनॉरिटीज हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, वो यहाँ की पिछड़ी हुई जातियों के साथ, यहाँ की छितराई हुई जातियों के साथ मिलकर अपना एक राजनीतिक मंच बनाएं, साझा राजनीतिक मंच बनाएं, जिसके द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। फिर 1956 में वो रिपब्लिकन पार्टी की एक परिकल्पना रखते हैं और उस परिकल्पना में समाज के सभी हिस्सों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन 1956 को उनका परिनिर्वाण हो जाता है, वो योजना लागू नहीं हो पाती है। उसके बाद से लंबे समय तक कांग्रेस अपने संगठनात्मक ताकत के सहारे और अपनी सत्ता के सहारे और अपने कह सकते हैं कि जो उसके पास संसाधन थे उनके सहारे रिपब्लिकन पार्टी और ऐसी तमाम अन्य छोटी छोटी पार्टियां जो वंचित समाज के हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही थी, उनको लगभग कांग्रेस निगल जाती है, कांग्रेस उनको लगभग नेस्ता नाबूद कर देती है। लेकिन 82 में हम कह सकते हैं एक बड़ा निर्णायक मोड़ आता है जब मानव कांसीराम साहब एक नई विचार को सामने रखते हैं और कहते हैं कि अब हमें पूना पैक्ट के बारे में या उस तरह के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में सोचना नहीं चाहिए और हमें इसकी काट पैदा करनी पड़ेगी। अब धिक्कार दिवस मनाना छोड़िए, इसकी काट क्या है वो सामने लेके आइए। और उस काट के संदर्भ में वो कहते हैं कि वास्तव में जाति के नाम पर तोड़े गए समाज को इकट्ठा करना ही इसकी काट है। ये आंदोलन भारत में वास्तव में किसी एक कम्युनिटी या किसी एक वर्ग का नहीं है, बल्कि यहाँ की बहुसंख्यक समाज का है। पिछले 200 साल के अंदर अलग अलग तरह, अलग अलग जगहों पे अलग अलग व्यक्तियों ने कम से कम 200 ऐसे महान सामाजिक क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बहुत जबरदस्त संघर्ष किया है। जरूरत है कि इन 200 लोगों के संघर्ष को इकट्ठा किया जाए और माननीय कांसीराम साहब खुद अपने जीवन में इस बिखरे हुए टुकड़ों में बिखरे हुए अलग अलग जाति के संघर्ष को बहुजन राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्थापित कर देते हैं, केंद्र में स्थापित कर देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि भारत के इन 6743 जातियों में बिखरे हुए लोग अपने आप को बहुजन के रूप में इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन की ये बहुत बड़ी खासियत है कि ये ना सिर्फ राजनीति के स्तर पर एकता की बात करता है, बल्कि इतिहास के पुनर्पाठ की बात करता है, ये भारत की पहचान की बात करता है, भारत की जो कल्चर है उसकी बात करता है, भारत की जो हिस्ट्री है उसकी बात करता है और इतने सारे आयाम खोल के रख देता है कि एक बहुत जबरदस्त तरीके से लोकतांत्रिक भावना का विकास होता है लोगों में अपने अधिकारों के प्रति। जैसे कि वो नारा लगाते हैं कि राज हमारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इस तरीके के सैकड़ों लोकतांत्रिक नारों के सहारे वो यहाँ के लोगों में राजनीतिक चेतना, यहाँ के लोगों में अपने इतिहास के प्रति जबरदस्त भावना का विकास करते हैं और धीरे धीरे ये देखने में आता है कि ये आंदोलन पूरे देश में छा जाता है। आज उसी आंदोलन के आलोक में आप कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो बौद्धिक आंदोलन चल रहे हैं, जो सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं, जो आर्थिक आंदोलन चल रहे हैं, जो राजनीतिक आंदोलन चल रहे हैं, वो जाति के आधार पे बिछड़े या बिछाड़े हुए या पिछाड़े हुए लोग या बिखरे हुए लोगों को साझा करने का ही प्रयास है। वास्तव में पूना पैक्ट को हम तभी उसके दुष्प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं जब समाज में व्याप्त विखंडन को खत्म करके, उनके बीच की दूरियों को समाप्त करके समाज को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, समाज जोड़ने का प्रयास करेंगे और उस समाज जोड़ने की प्रक्रिया में वास्तव में भारत में लोकतांत्रिक, सामाजिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना कर सकेंगे। अगर सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होता है तो वो प्रबुद्ध भारत की स्थापना में बुनियाद का काम करेगा। थैंक यू।